नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः क्वेश्चन आंसर एनालिसिस सीरीज में। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे बेहतरीन अंजाम दिया जाए, मेंस में कैसे हिंदी माध्यम वाले बेहतर नंबर लाएं, इसके लिए पिछले कई वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को एनालिसिस किया जा रहा है। और इसी सीरीज में आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अर्थव्यवस्था एवं ज्योग्राफी के साथ। पूरे बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जीएस खंड का सबसे ज़्यादा जो रहस्यमयी, सबसे ज़्यादा एक तरह से आप ख़तरनाक कह सकते हैं, एक तरह से टफ कह सकते हैं, यही खंड है, अर्थव्यवस्था एवं ज्योग्राफी खंड है। लेकिन आशा और विश्वास दिलवाता हूँ कि अगर हमसे गलती से आप अर्थव्यवस्था पढ़ लिए तो सबसे आसान खंड आपके जीवन का यही होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसको आगे चलते हैं, इसको लेकर। और देख सकते हैं आप हमसे हमारे नंबर 9430555129 पे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 67 मेंस एग्ज़ाम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल खंड का अभी तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का शानदार एनालिसिस लेकर आए हैं। इसको भी हम लोग जो हैं मुश्किल से 5 से 6 खंड में बांटने का प्रयास किए हैं। हालांकि यह जो आप देखते होंगे कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो खंड है वो कहीं कहीं मिलते नज़र आएगा, मिक्स नज़र आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम टिपिकल ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है, उससे इकोनॉमिक्स को हटाकर इसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे ताकि ज्योग्राफी का अलग से तैयारी बेहतर ढंग से किया जा सके और इकोनॉमिक्स का अलग ढंग से तैयारी किया जा सके। तो आप देखेंगे पूरे इकोनॉमिक्स खंड में कि एक क्वेश्चन आपको कृषि से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कृषि खंड के अंतर्गत हम लोग भारतीय कृषि को रखे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कृषि को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय कृषि की समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ यानी ट्रेंड। आप जब इकोनॉमिक्स खंड को देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड पूछने का जो ट्रेंड है वो बढ़ते चला जा रहा है। ट्रेंड पूछा जाता है, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यानी भारतीय कृषि का ट्रेंड कैसा रहा है, अभी क्या ट्रेंड है, उत्पादकता की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन है कि समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ। देख सकते हैं कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, इसके अलावा प्रमुख समस्याओं, उसके उपाय, विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं। तो देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था खंड में आप जब समृद्धि और उत्पादकता को देखेंगे तो लगातार मतलब पिछले 5 सालों में 2 बार सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आप देख सकते हैं कि 60 से 62 और दूसरा 65वीं में भी एक क्वेश्चन सेम पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपको। तो इकोनॉमिक्स को आपको इस दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, कृषि खंड में भारतीय कृषि के विपणन व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए हैं और हाल ही में देख सकते हैं कि कई कृषि विपणन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून भी लाए गए थे। हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया गया। तो विपणन व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये सब भी हॉट टॉपिक्स की श्रेणी में है, पूछा जा सकता है। भारतीय मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है या जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मानसून की परिवर्तनशीलता या जलवायु परिवर्तनशीलता को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। कृषि की विविधता को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि विविधीकरण कृषि में जो है कैसा है, क्रॉप्स की जो अंतराल है, विविधीकरण है, वो कैसा है, उससे सवाल पूछे गए। जैव कृषि कैसे खाद्य संरक्षण में सहायक होगी, तो ये भी आपको सवाल पूछा गया है, जैव कृषि। अब जैव कृषि को आप साइंसटेक में भी देख सकते हैं, सवाल इससे भी पूछे गए हैं। फिर देखिएगा हरित क्रांति, तो एक तरफ अनाज का उत्पादन तो बढ़ाया है तो दूसरी तरफ पर्यावरण समस्याओं को भी बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं इस तीर का इंडिकेशन है कि अनाज उत्पादन को भी बढ़ाया है और पर्यावरण समस्याएं को भी बढ़ाया है। यानी हरित क्रांति का प्रभाव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा एलपीजी का भारतीय कृषि पर प्रभाव, एलपीजी समझ रहे हैं, भूमंडलीकरण और उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है,
तो इससे भी सवाल पूछे गए हैं। अगला है कि भारतीय कृषि की मुख्य प्रवृत्तियां स्वतंत्रता के बाद, यानी भारतीय कृषि का ट्रेंड कैसा रहा है स्वतंत्रता के बाद से ही पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना डायनेमिक है, पूरा आपको आंकड़े, आपको ग्राफिक्स याद रखने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर सवाल पूछा गया है। और WTO यानी देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका, तो ये देखिएगा हाल ही में लगातार सवाल पूछे गए हैं WTO की भूमिका को लेकर, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था अभी तक का कृषि खंड का जो सवाल पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि दूसरे खंड जैसे आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर आर्थिक सुधार, आप देख सकते हैं इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट आए हैं, सुधार जो कार्यक्रम, क्षेत्रीय नियोजन, आप लोग देखते होंगे नियोजन के कई प्रकृति हैं, लेकिन एक केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज, तो क्षेत्रीय नियोजन। तो जो टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको एक साथ रखा गया है। तो यहाँ आर्थिक नियोजन, आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय नियोजन को एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। तो देखिएगा कि आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, ये सवाल देखिएगा आपको 60-62 में देखने को मिलेंगे। आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता, तो देखिएगा आर्थिक सुधार जो हुआ है 1991 वाला मुख्य तौर पर, तो वहाँ पर नियोजन की प्रासंगिकता, तो देखिएगा आर्थिक सुधार के बाद नियोजन में भी योजना आयोग जो सर्वोच्च संस्था थी 2015 में देखिए उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो बहुत सारे सुधार जो देखने को मिले हैं। फिर आर्थिक सुधार का द्वितीय चरण क्या है, आर्थिक वृद्धि में इसकी क्या भूमिका है। अब सोचिए कि आर्थिक सुधार का द्वितीय चरण क्या है, ठीक है, और इसकी आर्थिक वृद्धि में क्या है। फिर देखिएगा कि जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उससे भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आधारभूत उद्देश्य क्या थे, पंचवर्षीय योजनाओं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये भी सवाल पूछे गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना समष्टि वृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को लेकर सवाल पूछा गया है। तो ऐसे भी सतत विकास, समावेशी विकास बहुत ही हॉट टॉपिक है। आपको इस पे कॉन्सेप्ट और सरकार की क्या प्रयास की जा रही है, सरकार जो है लक्ष्य निर्धारित की है सतत विकास के लिए, तो उसे पाने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है, क्या क्या किस किस क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रही, सभी आंकड़े की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगला देख सकते हैं कि सफल आर्थिक नियोजन के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए कि सफल नियोजन के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, उससे सवाल है। पंचवर्षीय योजनाओं बिहार में गरीबी हटाने में कैसे सफलता पाई है, क्या योगदान रहा है, उससे सवाल पूछे गए हैं। बिहार के आर्थिक विकास क्षेत्रीय नियोजन की भूमिका को पूछा गया है, यानी जो रीजनल प्लानिंग जो है, तो देख सकते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन विकेंद्रीकृत नियोजन या जिला नियोजन को कैसे बढ़ावा दिया है, क्या योगदान रहा है, उससे भी सवाल पूछे गए। आपको ये पॉलिटी सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है और इकोनॉमिक्स में भी आपको नियोजन प्लानिंग के अंतर्गत पूछा गया है। अगला जो टॉपिक रखा गया है वो गरीबी बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक रखा गया है। यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी से जो भी सवाल पूछे गए हैं अब तक उसे शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिएगा गरीबी के अनुमान, गरीबी के कारक, गरीबी के लिए क्या क्या कार्यक्रम लाए गए हैं, उससे संबंधित सवाल। दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं, श्रम शक्ति को रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। तो देखिएगा ये बहुत ही लंबा प्रकार का 60 से 62 में आपको सवाल बहुत ही शानदार पूछा गया था, देख सकते हैं। निर्धनता मानव जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने का मामला है, तो गरीबी को लेकर देखिएगा सवाल पूछा गया है। इसके अलावा देखिएगा कि निर्धनता की धारणा विभिन्न उन्मूलन कार्यक्रम, यानी निर्धनता गरीबी की धारणा क्या है और उसके लिए विभिन्न उन्मूलन कार्यक्रम क्या चलाए गए हैं। बेरोजगारी की समस्या की प्रवृत्ति मनरेगा कैसे सहायक हुआ, ये सवाल आपसे पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व गरीबी का मुख्य कारण है, प्राकृतिक आपदाएं बिहार में निर्धनता के प्रमुख कारण है, यानी यही ट्रेंड को पकड़ना है कि जो कीवर्ड से जनसंख्या घनत्व गरीबी का मुख्य कारण, बिहार में प्राकृतिक आपदा कैसे गरीबी का मुख्य कारण, तो ये सवाल है।
फिर अगला जो चौथा नंबर टॉपिक है वो उद्योग लघु उद्योग से संबंधित है। तो एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का इसमें क्या योगदान है। अगला जो है लघु उद्योग को लेकर है कि लघु उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं रोजगार में भूमिका, यानी यहाँ लघु उद्योग कहने का मतलब है कि आप सीधे एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। निर्यात में आप देख सकते हैं कि 40 से 45% यहाँ पर रोजगार भी देखिएगा, 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहा है। औद्योगिक ढांचा में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व, यानी देख सकते हैं कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे लक्ष्य जरूरी होते हैं। तो बड़े उद्योगों के लिए छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर हैं वो कच्चा माल और बहुत सारी जो हैं वो मुहैया करवाती है। तो ये महत्व को लेकर सवाल पूछे गए हैं। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, ये सब क्षेत्रों में ही क्या है ज़्यादा संकेंद्रण देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए पूछा गया है कि इसके पीछे कारण क्या है। बुनियादी प्रमुख उद्योगों की चर्चा को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि बिहार में उद्योगों के लिए संसाधन संभाव्यता योजना तथा विकास की क्या रूपरेखा है। इसके अलावा बिहार समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है और एक पिछड़ा राज्य क्यों है। यानी इकोनॉमिक्स खंड में बिहार स्पेशल की भी तैयारी आपको शानदार तरीके से करने की आवश्यकता होगी। अब आगे देखते हैं पांचवा खंड। तो पांचवा खंड में आप देखिए कि आर्थिक विकास, धारणीय विकास, समावेशी विकास, टिकाऊ विकास, ये सब सभी को क्या है रखा गया है। तो देखिएगा कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। यानी आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या हैं, उपाय क्या हैं। जब तक जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं होती बिहार में बाधक बने रहेगी, आर्थिक विकास नहीं होगी। तो ये सवाल देखिए जनसंख्या और विकास को लेकर भी पूछा गया है। प्राकृतिक विविधताओं असमान विकास को क्या है बढ़ावा देता है। तो देख सकते हैं कि प्राकृतिक विविधताओं जो हैं असमान विकास को, यानी दोनों में संबंध पूछ रहा है। वन देश के आर्थिक विकास में योगदान प्रदान करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है वन से, तो यहाँ पर आपको कैसे योगदान प्रदान करते हैं देखना होगा। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर सवाल है कि सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं, इसके लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण धारणीय विकास में क्या है संबंध को सवाल पूछा गया है कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पर्यावरण भी क्या होता है डिग्रेड होता है। तो पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास में संबंध, आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण अधपतन को लेकर संबंध भी पूछा गया और साइंसटेक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में अन्य में देखिएगा तो अन्य में क्या है कि यहाँ पर कुछ डीपली पूछे गए हैं, जैसे अनुदान सब्सिडी को लेकर। तो सब्सिडी हमेशा से हॉट टॉपिक की श्रेणी में रहा है। तो यहाँ देखिएगा सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान, गैर मेरिट वस्तु अनुदान, फिर अनुदान में उर्वरक, खाद, पेट्रोलियम अनुदान, इनकी समस्या क्या है, प्रवृत्तियों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। फिर देखिएगा कि अन्य में जननांकीय लाभांश हमेशा से ही क्या है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गेस्ट क्वेश्चन में रहता है। तो UNFPA रिपोर्ट के इस संबंध में क्या है बिहार द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में पूछा गया है। इसके अलावा देखिएगा कि मानव विकास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं कि मानव विकास समापन कैसे, बिहार सरकार की क्या प्रतिबद्धताएं हैं, योजनाएं क्या है, सामाजिक सेवा क्षेत्र मतलब मानव विकास। तो मानव विकास सूचकांक को सुधारने में इसकी भूमिका, यानी सामाजिक सेवा से क्षेत्र जो हैं यानी सोशल सर्विस सेक्टर जो है कैसे सहायक होगा मानव का विकास में या सूचकांक को सुधारने में। फिर समेकित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम IADP को पूछा गया है। फिर कुछ और भी क्रिटिकल मुद्दे जैसे विनिवेश नीति क्या है, फिर बहुधंधी परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के विरुद्ध आजकल आंदोलन देखने को मिलता है, तो उसके पीछे रीजन पूछ गया है। फिर आर्थिक समीक्षा बिहार,
तो देखिएगा पिछले साल 66 में आर्थिक समीक्षा से डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों के विकास दर से क्या है, ज़्यादा है, और फिर भी बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय है। तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये था इकोनॉमिक्स खंड का जो अब तक के सवाल पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी खंड में। तो यहाँ ज्योग्राफी खंड में हम लोग इकोनॉमिकल खंड को हटा दिए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिक्स रहता है। यहाँ प्योर जो ज्योग्राफी के सवाल अब तक पूछे गए हैं उसको रखा गया है। तो यहाँ देखने का प्रयास हम लोग करेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। तो भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजन, यानी भारत का भौतिक प्रदेशों में विभाजन को लेकर सवाल पूछा गया है। फिर देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास को लेकर सवाल पूछा गया है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है तो इसको लेकर क्या है, सवाल आपको पूछा गया है। फिर देखिएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित पूरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मृदा अपरदन, प्रमुख भौतिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या है। नदी जल बंटवारे, अंतर्राज्यीय विवाद, इसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, तो ये सवाल पूछे गए हैं। भारत के प्रमुख मृदा क्षेत्रों के प्रदेशों के संबंध में भी सवाल पूछे गए हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण फसलों, इसकी उपयुक्तता को लेकर सवाल पूछे गए हैं। फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बिहार के विकास में इनकी क्या भूमिका है, वो भी पूछे गए हैं। और जल संसाधनों का उपयोग युक्ति संगत बिहार के संदर्भ में, यानी जल संसाधन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स, ये सब से सवाल पूछे गए। प्रमुख खनिजों की विस्तार, नई खनिज नीति, ये भी आपसे पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये था अर्थव्यवस्था खंड। आप लोगों को मैंने हिस्ट्री, मैंने पॉलिटी, मैंने साइंस टेक और इकोनॉमिक्स खंड का क्वेश्चन एनालिसिस किया है। अब सिर्फ करेंट का बचता है। करेंट का बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर एक साल बदल जाते हैं। तो अब आप लोग देख चुके होंगे कि बीपीएससी का जो मूल टॉपिक जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, ज्योग्राफी, इतने टॉपिक को कैसे, इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए, कैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट विकसित किया जाए, तब जाकर आपकी बीपीएससी होगी। जल्द ही आपके लिए अगले वीडियो लेकर आ रहे हैं, बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें। बहुत ही शानदार मेथड उसमें होगा, आप लोग देखना ना भूलेंगे, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यह एक ऐसा बीपीएससी मेंस की तैयारी को लेकर वीडियो होगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका 67 बीपीएससी लास्ट हो, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। फिर उपस्थित होंगे बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या हो रणनीति को लेकर। तब तक के लिए आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।